ऑन अ परसेंटेज बेसिस 90% जो आपका क्लाइंट जो होता है वो ब्लैंक माइंडेड है। मोस्ट कॉमन और मोस्ट इरिटेटिंग टैटूज होते हैं वो है नेम टैटू। अच्छा। अपना ही नाम टैटू करवाने के लिए आते हैं। Hi everybody, I am Prateek Dua from Prateek Dua Photography and we are right now at Rawville Studio at Shalimar Bagh with Mr. Ravi Chaudhary. मैंने इनकी एंगेजमेंट और वेडिंग शूट भी कवर किया था आई थिंक जनवरी 26 जनवरी 26 जनवरी 2019 21 बे भाई नहीं 19 भाई नहीं 2019 भाई 19 मेरी 20 था भाई कैसी बात कर रहा है 2020 2019 की एंड था ना। हाँ हाँ अच्छा तो 28 हो गया मेरा तो कोविड स्टार्ट नहीं हुआ था। कैसा रहा भाई शादी का एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? आप लोगों के साथ काम करके बहुत मजा आया मेरे को। थैंक यू सो मच भाई सेम काम बहुत अच्छा सबने बहुत अप्रिशिएट करा काम को। So all in all, it's a good experience with you guys, and it's highly professional. Like things you are managed. So all in all, it's a very good experience for us. मैं आपको काफी 5 सालों से जानता हूँ। आई नो दैट यू आर अ गुड टैटू आर्टिस्ट। आपका अपना स्टूडियो है शालीमार बाग में। तो रवि भाई थोड़ा अपना बताइए एक्सपीरियंस कैसे शुरुआत हुई? बिकॉज आई नो योर पेरेंट्स, मेरे ख्याल से आपके फादर शायद डॉक्टर हैं, आपके ब्रदर शायद एमएनसी में काम करते हैं। एमएनसी में नहीं काम करते, ही इज इन कनाडा अच्छा। एंड ही इज वर्किंग ऑन अ पोस्ट ऑफ मैनेजर इन अ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। मेरे ख्याल से आपकी फैमिली में कोई आर्टिस्ट टाइप नहीं है जो मेरी मदर रहा करती थी अपने कॉलेज टाइम के अंदर। शी इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। अच्छा। और बस और मेरी दो ग्रैंड मदर थी, लेट ग्रैंड मदर, उनके काफी टैटूज थे। हैं? आई वाज सो इम्प्रेस्ड क्या बात कर रहे हो? ग्रैंडमदर के टैटूज? ग्रैंडमदर के टैटूज थे। वाओ ये तो मुझे मुझे इम्प्रेस विद द थिंग्स जो है कि उनके काफी जो है ना पैरों के ऊपर भी थे, हाथों के ऊपर थे, जो ओल्ड एज में जैसे होता था ना पुराने बंजारे स्टाइल के अंदर 3 डॉट यहाँ 3 डॉट यहाँ, फिर हाथों के ऊपर अलग तरह की कैलीग्राफी टाइप के काम होते थे। पर उस लेवल पे मतलब जैसे कहते हैं ना जो ओल्ड एज के टाइम का था, उस टाइम के था, उस टाइम के हिसाब से काफी अच्छा काम हो रहा था। अच्छा अच्छा। इट्स ऑल ग्रीन जो है तो अगर यूजुअली होता है कि अभी भी हम लोगों की इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट रहता है कि आपका टैटू हील होने के बाद ग्रीन तो क्यों हो जाएगा। तो उसके लिए एक चीज होती है, क्लियर करना बहुत जरूरी होता है कि वो जब यूज हुआ करते थे, जब वो इंक यूज करते थे, वो इतनी नेचुरल जो है, तो आपका कालक जो यूज होती थी ना, जैसे खुरचन जिसे कहते हैं कि आपके तवे के पीछे की या कढ़ाई के पीछे से जो खुरचन उतरती थी, उस खुरचन के साथ वो केमिकल्स का थोड़ा सा वो करते थे और उसके बाद जो कलर्स बनते थे, देन वो टैटू का यूज होता था। बट वो टाइम जो है ना वो हाइजीन नहीं मेंटेन करते थे कि एक ही नीडल आपका हर जगह यूज करते थे। बट नाउ वी आर इनटू एडवांसमेंट्स, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, तो हम सब वो चीजें यूज करते हैं जो फुल्ली स्टाइलाइज्ड है और कंप्यूटराइज्ड डिजाइन बन जाते हैं। वो तो आपका नॉलेज के ऊपर आ जाता है कि आप आपके पास नॉलेज है, आपके पास फोटोशॉप वगैरह की नॉलेज है, या आप डिजिटल आर्ट जो बोलते हैं, डिजिटल आर्ट की आपके पास नॉलेज है, तो इट्स मोर देन इनफ फॉर यू कि टू गेट अ टैटू डिजाइन ऑन योर प्लेटफॉर्म। ओके तो मतलब शुरुआत कैसे हुई रवि भाई? क्योंकि आपके बॉडी पे मेरे ख्याल से कितने टैटूज हैं? मेरे बॉडी के ऊपर अभी जो है राइट नाउ 1 2 3 4 5 6 7 टैटूज हैं। तो टैटू अपने ऊपर बनवाना पहले स्टार्ट किया, टैटू आर्टिस्ट पहले बन गए? नहीं, पहले मैंने टैटू बनवाना स्टार्ट करा था। इट्स लाइक कि मेरा जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ था तो कॉलेज के अंदर आई वाज सो फैसिनेटेड विद द टैटू इंडस्ट्री जो है। तो पहले तो शौक सबका वही होता है कि यार गेट अ टैटू डन जो है। तो मैं भी ऐसे ही गया, अपना टैटू करवाया। फर्स्ट टैटू वाज ऑन माय बैक, इट्स अ क्रॉस विद ड्रैगन इन दैट जो है। ऑल्दो इट्स नॉट दैट गुड टैटू, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस उस टाइम पे हुआ करता था आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट जो है, तो उस हिसाब से उस टाइम पे वो बहुत अच्छा बना हुआ था। अच्छा। फिर उसके बाद जो है फिर गेट इनटू द थिंग्स कि अपना कॉलेज खत्म हुआ तो जॉब स्टार्ट करी थी। तो जॉब जो है आईबीएम में कर रहे थे, फिर वहां पर जो है देखा कि नहीं होने वाला हमसे ना हो पाएगा, तो इसलिए हमने जो है जॉब को करा सीयू ओके टाटा बाय बाय। फिर मैंने अपना जो है टैटू का कोर्स स्टार्ट करा। अच्छा तो इसका कोर्स होता है उसमें टैटू? इसका भी कोर्स होता है प्रॉपर, सो दैट ये मतलब कोई YouTube पे तो नहीं सीख सकते? नहीं YouTube पे भी सीख लेते हैं, बट चीज क्या होती है जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है कि लाइक आपको स्किन के ऊपर जो कितनी डेप्थ रखनी है, आपका नीडल का कितना, आपको फिजिकली ही पता चल सकता है। वो फिजिकली पता लग सकता है। वो आपको कहते हैं ना ऑनलाइन आजकल कोर्सेज चल रहे हैं। ऑनलाइन उन लोगों के लिए बेनिफिट है जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर है, एंड दोस who know the basic of the thing। उनको अपना enhance करना, skills enhance करना। जो उनको स्किल enhance करनी है तभी उन लोगों के लिए ऑनलाइन वगैरह के लिए फायदेमंद है। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट टाइमर है या बिगनर हो तो ऑनलाइन तो बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करता किसी को भी कि आप ऑनलाइन सीखो। भी होता है कि यूजुअली ऑनलाइन के पास आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट आपके जो डाउट्स होते हैं वो कभी क्लियर नहीं हो पाते जी। तो जब तक आपके डाउट्स नहीं क्लियर होंगे तो आप जो है ना एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं बन सकते हो। आप हमेशा एक कहते हैं ना दूसरे की स्किन के साथ कॉम्प्रोमाइज ही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो रवि भाई अब ये बताओ कि मतलब पेरेंट्स को जब बताया आपने कि आप ये करना चाहते हो, जॉब छोड़ के आप ये करना चाहते हो, क्योंकि ये बहुत अनकन्वेंशनल चीज है, लोग नहीं करते, मतलब मैं अपने फ्रेंड सर्कल में अगर देखूं तो सिर्फ एक आप ही हो जो टैटू आर्टिस्ट का काम करते हैं, तो कैसे रहा वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना? वो बहुत टफ था क्योंकि मेरी फैमिली जो है बहुत ऑर्थोडॉक्स है और इन सब चीजों के अंदर बहुत पीछे रह रही है, ऑल्दो दे आर वेरी वेल एजुकेटेड बट स्टिल वो कहते हैं ना कम्युनिटी का जो असर रहता है कि यार लोग क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, तो इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट था मेरी फैमिली के अंदर। बट उनको जब मैंने दिखाया, अपनी हार्ड वर्क करा, मेहनत करके मैं जब मैंने एक अचीव करा, कहते हैं ना एक स्टेज पे आया, तो उन्होंने उसको अप्रिशिएट करा, उन्होंने देखा, उन्होंने देख के उसको बहुत अच्छा गर्व फील करा कि भैया ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे किड इज ऑन अ राइट पाथ। और फिर उसके बाद उन्होंने फिर नहीं करना शुरू करा। बट हाँ, स्टार्टिंग स्टेज वाज वेरी वेरी टफ फॉर मी, क्योंकि उन लोगों ने जो है ना इस चीज को कभी देखा नहीं था। ये इसको वैसे प्रोफेशन नहीं मानते ना, क्योंकि मेरे को लगता है इंडिया में स्पेशली आर्ट को ना लोग एक हॉबी लेते हैं कि एक हॉबी है, इसमें कोई पैसे नहीं कमा सकते, कोई प्रोफेशन नहीं है। बट अब टाइम चेंज हो रहा है, ये सब चीजें जो हैं अब आ रही हैं कि हाँ अगर कल कोई नई जनरेशन आएगी उनके लिए हाँ आप टैटू आर्टिस्ट करके फोटोग्राफी वीडियोग्राफी से पैसा कमा सकते हो। बट ये पेरेंट्स को इनिशियली मनाना मैं समझ सकता हूँ कि बहुत मुश्किल टास्क हुआ, क्योंकि हर कोई पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो पाते हैं। और आज भी है मेरे ख्याल से ऐसे कई पेरेंट्स होंगे जो कन्विंस नहीं होते होंगे, एंड कई लोग अपना ड्रीम अपने अंदर ही रख के बैठे हुए हैं एंड दे आर फ्रस्ट्रेटेड विद लाइफ। बट आई एम वेरी हैप्पी कि आप अपना ये ड्रीम लिव कर रहे हो और अपना प्रोफेशन कैरी कर रहे हो एंड यू डूइंग इट सो ब्यूटीफुली। या फ्रेंड्स लोग ने आपको सपोर्ट किया था या उन्होंने बोला कि नहीं यार ये मत कर, ये काम में कोई दम नहीं है, छोड़ दो, ये ऐसे ही टाइम पास के लिए कर लो पर रहने दो? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा इतना फ्रेंड सर्कल नहीं है। ठीक है, गिने चुने 2-4 दोस्त हैं जिन्होंने मेरे को कभी भी जो है ना उसके लिए कहता है क्रिटिसाइज नहीं करा, डिस्करेज नहीं करा, क्रिटिसाइज नहीं करा। उन्होंने हमेशा मोटिवेट करा कि ठीक है, गो एंड डू इट, देखा जाएगा आगे क्या है क्या नहीं है। तो क्या एज थी आपके उस समय, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है ना कि एक एज पे आप स्टार्ट करते हो प्रोफेशन, एक सेफ एज होती है। तो ऑलमोस्ट मेरा कॉलेज जब खत्म हुआ था, आई वाज लाइक 24-25 जो है, तो उसके अंदर फिर मैंने जैसे जॉब वॉब स्टार्ट करा, तो अगेन 2-3 इयर्स मेरा अपना जॉब के अंदर रहा था। तो उसके बाद फिर फाइनली 27-28 के अराउंड जो है मैं फिर इस इंडस्ट्री के अंदर प्रॉपर तरीके से एंटर कर गया। ऑलमोस्ट कह सकते हैं थोड़ा लेट स्टेज में ही आपका हुआ कि एकदम इनिशियली कॉलेज के बाद नहीं हुआ। तो थोड़ा सा ये और चैलेंजिंग होगा जो आपने क्वेश्चन पहले पूछा था ना कि पेरेंट्स नहीं मानते हैं, तो दैट्स द मेन रीजन कि पेरेंट्स को मनाने के अंदर और पेरेंट्स को जो है ना उस लेवल पे तक लाने कन्विंस करने के लिए ना इट्स टेक टाइम। जब आपके पेरेंट्स कन्विंस हो जाते हैं तो उसके बाद ही आप आगे कुछ चीज के लिए थॉट कर सकते हो या उस चीज में सक्सेस ले सकते हो। तो बस यही एक रीजन था जो आपके एक हर्डल बनता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड जो है ना वो बहुत मैटर करता है। Like my dad is a retired senior CMO from ADMC. He's a doctor by profession. My late grandfather जो है, he was a retired IAS officer. अच्छा। तो वो बहुत इम्पैक्ट करता है क्योंकि जब आप एक बहुत पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करते हो और सडन you have done graduation, masters and you came to कहते हैं ना on zero, कहते हैं ग्राउंड जीरो, तो वो बड़ा दिक्कत करता है सबको कि वो एकदम से समझ नहीं आते वो चेंजेस की। एकदम से आप अच्छा खासा नौकरी कर रहे हो, नौकरी करते आपने छोड़ क्यों दिया? बिल्कुल वो कन्विंस करना मुश्किल होता है, ऊपर से आपने पढ़ाई कुछ और करी है, काम आप कुछ और करो। जैसे मेरे साथ भी मैंने पढ़ाई कुछ और करी बट मैं काम कुछ और कर रहा हूँ, तो मुझे कई बार लगता है कि काश मुझे ये चीज पहले पता होती तो शायद मैं पढ़ाई शायद फोटोग्राफी में करता या पढ़ाई वीडियोग्राफी में करता, वो टाइम वेस्ट ना करता वो चीजों को लेकर। बस पता नहीं चलता लाइफ में कब क्या हो जाए। तो वो एक नेवर कहते हैं ना प्रेडिक्टिंग थिंग्स है कि हम प्लान कुछ करते हैं, होता कुछ है और हमें रिजल्ट्स एट द एंड ऑफ द डे कुछ और मिलते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। क्योंकि अगर हर चीज प्रेडिक्ट करके चलोगे देन देयर इज नो फन इन दैट, तो कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रहेगी ना लाइफ में। अप्स एंड डाउन नहीं है जिंदगी के अंदर, तो फन क्या करा है जो आप स्ट्रगल कैसे बताओगे अपनी जिंदगी के अंदर आपने स्ट्रगल करा है? इंटरव्यू कैसे होगा आपका? अब होता है यूजुअली मैक्स टू मैक्स टाइम होता है आपके पास जितना भी क्लाइंट आता है वो सबसे पहले आता है मनी माइंड के हिसाब से कि आपको उसको पॉकेट फ्रेंडली चाहिए टैटू। बट मेरे को ये समझाने में उनको बड़ा कहते हैं ना टाइम लगता है कि डूड इफ इट्स चीप इट डजंट मीन इट्स गोइंग टू बी बेस्ट फॉर यू। ऑब्वियसली चीप एंड बेस्ट मेरे ख्याल से कुछ होता है, बेस्ट वो होता ही नहीं, होता है इंडस्ट्री के अंदर तो वैसे ही नहीं होता क्योंकि अगर कोई चीप दे रहा है तो समझ जाओ कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्रोमाइज करेगा। और जो आपको रेट टू रेट जो कहते हैं ना समवेयर इट इज गोइंग टू बी कहते हैं ना हार्ड ऑन योर पॉकेट, बट
आपका रिजल्ट ओरिएंटेड बहुत होता है, क्योंकि स्किन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना इट्स लाइक कि यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर लाइफ, क्योंकि कोई साइड इफेक्ट हुआ या कोई सी चीज की वजह से दिक्कत हुई, आप जितनी देर में कंप्लेंट उठाओगे उतनी देर में देयर आर सो मेनी सर्कमस्टेंसेस की रिपरकशंस बहुत बड़े रिपरकशंस होते हैं। तो रवि, मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ कि कभी एंजाइटी या स्ट्रेस या टेंशन होती है कि यार मैं, क्योंकि बिकॉज जब आप टैटू कर रहे हैं तो एक बहुत परमानेंट टैटू है, आपके लाइफ के साथ हमेशा रहने वाला है, तो कभी ऐसा एज एन आर्टिस्ट कई बार इनिशियल डेज में कह सकते हैं या अभी भी कई बार होता है कि थोड़ा सा दुख होती है कि यार मैं अच्छे से हो जाए, क्लाइंट खुश हो जाए और चीज अच्छी रहे, एंजाइटी होती है कभी? एंजाइटी जब हुई थी, जब स्टार्टिंग डेज थे, तब आपने मतलब आपने सीखने ही स्टार्ट करा था, उस टाइम पे एंजाइटी थी। द मोमेंट जब आपके फंडे और जो अपनी टेक्निक्स होती है वो आपकी क्लियर होती चली जाती है, तब एंजाइटी जो है आपकी जस्ट फ्री हो गई है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस आता है। तो होता क्या यूजुअली हम लोगों के उसके अंदर कि जब हम टैटू करना स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर फर्स्ट टैटू जो भी होता है वो हमें खुद पे करना होता है। अच्छा, टू ट्राई कि आप कैसे अपने ऊपर ग्रैब कर रहे हो, आप कैसे उसको आप अपने ऊपर टैटू खुद कर सकते हैं? हाँ, हम अपने ऊपर टैटू खुद कर सकते हैं ऑन लेग पोर्शन, ठीक अच्छा। है, जहाँ पे हम अपने हाथ से स्ट्रेच कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक हाथ से स्ट्रेच करना होता है तो हम हाथ के ऊपर नहीं कर सकते, हम चेस्ट के ऊपर अपने आप कर सकते हैं, हम लेग्स के ऊपर अपने आप कर सकते हैं, बट हम हैंड के ऊपर अपने आप नहीं कर सकते, क्योंकि हैंड के ऊपर हमें दूसरा हाथ चाहिए होता है स्ट्रेच करने के लिए स्किन को, तो उसके लिए वो टफ हो जाता है। बट हाँ, वी कैन डू टैटू ऑन आवरसेल्फ। तो रवि भाई, जब आपके पास कोई टैटू के लिए आता है तो प्रोटोकॉल क्या होता है? आप सबसे पहले उससे क्या पूछते हैं और क्लाइंट सबसे पहले आपसे क्या पूछता है? क्लाइंट सबसे पहले तो आके अपने टैटू डिस्कस करता है कि आपने उसने टैटू दिखाया क्या, तो आप उसको कुछ दिखाते हो कि ये कोई डिजाइन्स हैं या लोग इस केस में ये है कि मैक्सिमम टाइम, मतलब अब अगर मैं कहूं कि ऑन अ परसेंटेज बेसिस 90% जो आपका क्लाइंट जो होता है वो ब्लैंक माइंडेड आता है। 90% ऑफ द टाइम? 90% ऑफ द टाइम। Only 10% people are there who aware about the tattoos, कि what exactly tattoo stands for। क्लैरिटी के साथ आते हैं। क्लैरिटी के साथ आते हैं, पर उनको हमें हेल्प आउट करता है कि उनको हम डिजाइन उसके अंदर और ऑप्शंस दे देते हैं। अच्छा, लाइक इफ अ पर्सन कम विद अ ड्रीम कैचर, तो मैं उसके अंदर ड्रीम कैचर के अंदर आपको एग्जांपल्स दे सकता हूं। या आपके पास आपका है कि मेरे को लायन का टैटू करवाना है, या आपको कोई भी एक एलिमेंट है, आपको पता है कि आपको ये चाहिए कि somehow it is related to your life जो है, तो हम उसके अंदर आपको ऑप्शंस दिखा सकते हैं, उसके अंदर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं कि उसके अंदर कुछ और चीज ऐड करनी होती है वो, तो ये सिर्फ 10% है। अच्छा। आपका 90% अभी भी जो है क्लाइंट हमारा जो है ना अनएडुकेटेड है अबाउट टैटूज, जो है दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट टैटूज, बस वो किसी का देखा दिखाई करके आया कि उसके दोस्त ने कराया, मेरे को भी कराना है, ऐसा होता है। वो जस्ट मूविंग विद द फ्लो कि आज का ट्रेंड में है। अच्छा, बट वो ये भूल जाते हैं डूड, इट्स नॉट क्लोथ। Exactly, ये फैशन नहीं है, clothing is not a fashion, ठीक है, it's a matter of your skin, it's a matter of your, कहते हैं ना till your last breath वाला सिस्टम जो है कि आपने जो भी आज एक लाइन खिंचवाई है ना वो आपकी लास्ट ब्रेथ तक रहेगी। तो इसलिए वो 90% को डील करना ना हम लोगों के लिए थोड़ा टेकी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको समझाना और उनको उनकी लाइफ से रिलेटेड टैटू देना वो एक टैटू आर्टिस्ट की रिस्पांसिबिलिटी है, जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर आजकल खत्म होती जा रही है। क्योंकि आज की डेट में मैक्स टू मैक्स जो है पर्सन जो है ट्राई करता है कि सामने अगर कोई आपके पास स्टूडियो में आ रहा है तो दे डोंट गिव अ डैम अबाउट दिस थिंग कि आपका टैटू का मतलब क्या है, आपका पैसे से मतलब है, बस उनको ये दिखता है कि सामने वाला बंदा खर्च करने को तैयार है। अगर मैंने मानो कि अभी एक टैटू डिजाइन करा, मैंने उसको बताया कि इसका ना टेक 20,000 जो है, तो आप उसके अंदर जो है बार्गेन करना स्टार्ट कर देते हो, और जब बार्गेनिंग स्टार्ट हो जाती है ना वही एक बार्गेनिंग होती है। बट बार्गेन भी होता है कि आप बार्गेन किस सेंस में कर सकते हो, बार्गेन आप क्वालिटी के सेंस में तो कर नहीं सकते हो, उसमें तो करना भी जब आपका क्लाइंट आपको बार्गेन के लिए वो एम्फसाइज कर रहा होता है ना, तो हमारे लिए टफ होता है, तो हमें उनको एक पॉइंट पे आके जो है ना मना ही करना पड़ता है। जब आप अपने क्वालिटी ऑफ टैटू के लिए कॉम्प्रोमाइज, अगर आपने टैटू के लिए इतना सीरियस नहीं हो तो आप फिर आप टैटू कराओगे मत, उसके लिए खर्च नहीं कर सकते अगर आप। तो मेरे ख्याल से आपका काम जो है एक तरह से दो इंपॉर्टेंट काम है, एक तो कंसल्ट करना और एक टैटू करना, ये दो अलग अलग काम है कि पहले तो उनसे कन्विंस करना। टैटू करना आसान है या कन्विंस करना ज्यादा आसान है? देखो, टैटू करना आसान है। अच्छा, आप एक बार जब तक डिसाइड नहीं है आपके लिए, तो आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि आप ब्लैंक माइंडेड बैठे हो। पहले तो मुझे यही नहीं पता कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। पहले आपके साथ बैठ के जब तक बात नहीं होगी उसके रिगार्डिंग कि आप क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ के अंदर उसका क्या मीनिंग है, तब तक वो टैटू करने का फायदा नहीं है। क्योंकि सूनर और लेटर व्हेन यू कहते हैं ना मैच्योर अ बिट, तो उसके अंदर होता है कि जब आपके सराउंडिंग्स के अंदर आपके कहते हैं ना जाते हैं कहीं पे, तो आपके फ्रेंड हो गए, फैमिली हो गए, दे कैन आस्क द मीनिंग ऑफ दैट टैटू।
एग्जैक्टली, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके टैटू का मतलब क्या होता है। वो टैटू हो सकता है सिंबल आपके लिए कुछ और रिप्रेजेंट करता हो, किसी और के लिए भी कुछ और रिप्रेजेंट कर सकता हो, बट देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस इन दैट, क्योंकि आर्ट है, आर्ट की तो हर एक की अलग डेफिनेशन, अलग इंटरप्रिटेशन होती है। मेन इस बिजनेस में स्ट्रगल मतलब क्या रहती है ज्यादातर आपकी लाइन में? हमारी लाइन के अंदर स्ट्रगल ये होता है कि लोगों को ये समझाना कि आप जो टैटू करवा रहे हो वो आपकी लाइफ टाइम के लिए है, ठीक है। और दूसरा स्ट्रगल ये दिखता है हमें कि आज भी जो है टैटू को जो एक कहते हैं ना एक आर्टिस्ट की जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो रिस्पेक्ट नहीं है। अभी भी लोगों को जो नहीं ये लगता है कि ये वेले बैठे हुए हैं और दे कैन डील लाइक दैट वे, कि एक रिस्पेक्ट वाला जो काम है अभी भी नहीं है। वो एक रीजन, एक तो ये है कि लोगों को एजुकेशन की इस चीज की समझ नहीं है। मेरे को लगता है ओवरऑल इंडिया में ना आर्ट की कदर लोगों को नहीं है, एक आर्टिस्ट की कदर नहीं है। जैसे बीइंग अ फोटोग्राफर भी मेरे को, जैसे चलो मेरे साथ इतना नहीं होता, बट जैसे मेरे जो ट्रेडिशनल फोटोग्राफर होते हैं कई बार लोग उससे ना बहुत बदतमीजी से बात करते हैं कि इधर आ फोटो खींच, तो मुझे बड़ा चुभता है कि यार ऐसे क्यों बात कर रहे हैं भाई। वो जैसे एक तरह से वेटर के साथ आप तमीज से बात करते हो, वैसे ही आपको उनके साथ भी तमीज से बात करनी चाहिए। दे आर आल्सो एन आर्टिस्ट, ठीक है वो बहुत ज्यादा आपकी तरह रिच बैकग्राउंड के नहीं होंगे, बट हैं तो आर्टिस्ट ही। बट लोगों को कदर नहीं करते। पर आप इस इंडस्ट्री में जितने टाइम से, आपको पहले से और आज में रिस्पेक्ट में कुछ फर्क लगता है? रिस्पेक्ट यार इस केस में सिर्फ सी ये होती है कि हम लोग केस के अंदर ये होता है कि अगर हम अपना कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं किसी चीज के लिए, तो हम वहीं पे अपनी जो है स्टैंडर्ड गिरा देते हैं। लोग फिर होते हैं कि इसको तो फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। हमें फॉर ग्रांटेड वाला सिचुएशन होती है वो वहीं पे स्टॉप करना पड़ता है जब अगला बंदा जो है उस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि हमारा सिर्फ डील फाइनल होने के बाद कि ये है दिस स्टेप इनटू सम कहते हैं ना प्राइस ब्रैकेट, कि नहीं मैं तो इतना ही पे करूंगा, उस टाइम पे हमें उनको उठा के भेजना पड़ता है। अगर आप बोलोगे पैसा आता बुरा नहीं लगता है, बट फिर वहां जाती है सेल्फ रिस्पेक्ट की। फिर वो आपसे वो ठीक तरह से बात करने का तरीका बदल जाता होगा। हां, उनका बात करने का तरीका तो देखो क्या बदलेगा, एट द एंड ऑफ द डे होता है यूजुअली ये है कि वो लोग जो है ना डिमांड करते हैं टू चीपर फॉर चीपर, सबको सस्ता चाहिए। हम चीप नहीं कर सकते उसके लिए, क्योंकि अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो क्वालिटी के लिए मैं रवि भाई इसमें आपसे जानना चाहता हूं, जैसे मैं लोग मेला में टैटू करते हैं या जो कनॉट प्लेस में जो टैटू आर्टिस्ट टाइप होते हैं सस्ते में करते होंगे ऑब्वियसली, तो आपके और उनके स्किल्स और इक्विपमेंट्स में या इक्विपमेंट में ऐसा क्या फर्क होता है जो आपको सेपरेट करता है? इक्विपमेंट्स के मैं आपको सीरियसली बताऊं, ट्रेडिशनल लैंग्वेज में बताऊं तो आपका इक्विपमेंट्स मैटर नहीं करता है। अच्छा, नॉलेज और एक्सपीरियंस मैटर करता है, और इंक की क्वालिटी ये सब चीजें मैटर करती है। आपका देखो इसके अंदर सबसे पहले जो आपका मैटर करता है वो है आपकी नॉलेज, कि आपके पास नॉलेज कितनी है। सेकंड आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। थर्ड आपका वर्क कैसा है, क्योंकि यूजुअली होता है क्या, अभी भी लोग खाना खाने जाएंगे उसका रिव्यू ऐसे इंस्टेंट डाल देते हैं, बट जब आती है बात आपके काम की ऑन एन आर्टिस्ट बैकग्राउंड जो है, चाहे आप फोटोग्राफी उठा लो चाहे आप टैटू आर्टिस्ट उठा लो, दे डोंट वांट टू पुट अ रिव्यू। क्यों? क्योंकि उनके साथ उनको ये समझ नहीं है कि डूड आप खाना खाने जा रहे हो जो आपके जो है ना साथ में 24 घंटे भी नहीं रहता है, वो तो निकल जाना है। बट स्टिल इट्स अ जोक अपार्ट, जो है ना वो आपके साथ रहना भी नहीं है। बट जो चीज आपके साथ हमेशा रहनी है, लाइक फोटोग्राफी हो गई, लाइक आपकी टैटू हो गया या आपकी आर्ट हो गई, वो चीज आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहनी है। उसको आप कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप कैसे ऐसा सोच सकते हो कि भाई ये चीज सस्ते में हो जानी चाहिए। आप फोन तो कैरी कर रहे हो 1 लाख रुपए का, और अपने शरीर के ऊपर आप 10,000 खर्च करते भी रहते हो। बिल्कुल, और वो भी जब आपको कराने का मन है और आपको उसका कोई सिग्निफिकेंस है, कोई आपको फोर्स थोड़ी ना कर रहा है कि आपको टैटू कराना है। आप अगर टैटू कराने आ रहे हो तो अपने दिल से आ रहे हो और आपकी इच्छा है कराने की, so you have to spend that kind of time. At the end of the day चीज तो वही है ना, हमने यार वहां जाके आपको इनवाइट नहीं करा है। हाँ, आप खुद आओ, हमसे काम करवाओ या हमारे से हमारा काम देखो, जो आप खुद आए हो डिसीजन मेक करके जो है कि आपके लिए आपको टैटू करवाना है कुछ है, तो वो एक रिस्पेक्ट वाला जो काम है वो बहुत जरूरी है। और रिस्पेक्ट हम लोगों को खुद ही बनानी पड़ती है, और अपनी इज्जत अपने हाथ में ही होती है एक तरह से। तो उसके लिए हमें 10 बार भी डिक्लाइन करना पड़े ना किसी चीज के लिए, तो डिक्लाइन कर। तो कई बार ऐसा होता होगा रवि भाई कि आपके पास कोई आता होगा टैटू बनाने के लिए, बना दो भाई जो ट्रेंड में चल रहा है और आप कर दो, और आप सिग्निफिकेंस चाहे उसका कुछ हो ना हो बट आप कर दो। आपने मना करा है कई लोगों को? मैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देता हूं। मेरे टैटू स्टूडियो से आज तक एक भी ऐसा बंदा नहीं निकला है बाहर जिसका मैंने इररिलेवेंट टैटू कोई बनाया। अच्छा, मेरे स्टूडियो के अंदर जितने भी टैटू बने आज तक सबका स्पेसिफिक मीनिंग है उनकी लाइफ के अंदर, क्योंकि वो मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। जब वो यहाँ टैटू स्टूडियो से बाहर निकले तो दे हैव मीनिंग ऑफ दैट टैटू इनटू योर लाइफ। इररिलेवेंट मीनिंग का होगा क्या कि कल को वो बाहर जाके ये तो नहीं बोलेंगे कि मेरी गलती थी कि मैंने डिसाइड नहीं कर रखा था और मेरा जो मन करा था मैंने वो बनाया। वो सबसे पहले क्रिटिसाइज करेंगे टैटू आर्टिस्ट को कि उसने मुझे गाइड नहीं करा।
तो मैं वो चांसेस लेता ही नहीं हूँ। ठीक है। अगर किसी का टैटू नहीं बनता है तो मैं नहीं बनाता, मैं खड़ा करके बाहर निकाल देता हूँ कि आपसे मेरे हिसाब से आपका काम एज अ टैटू आर्टिस्ट इज क्वाइट सिमिलर टू एक प्लास्टिक सर्जन का काम। बिल्कुल, आपका एक छोटी सर्जरी की तरह ही होता है ये। उसके बाद आपकी केयर बहुत मैटर करती है कि आप केयर कैसी बता रहे हैं, राइट। एंड रवि भाई, एक चीज मैं आप पे जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, मैं तो उसके बारे में बात करने भूल गया, व्हिच इज कवर अप टैटू। तो उसके बारे में बताओ कि रवि भाई ये क्या होता है कवर अप टैटू, और आप उसको कैसे कवर अप करते हैं? कवर अप टैटूज होते यूजुअली ये है कि जैसे आपकी मानिए आपने कोई बॉडी पे आपके स्कार है, या अच्छा। आपने कभी गलती से कोई टैटू बनवा लिया है, तो अब आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जो हम लोग सबको प्रेफर करते हैं, वो है टैटू के ऊपर नया टैटू बनवा लो, दैट्स अ कवर अप। वो पॉसिबल होता है, वो पॉसिबल होता है, वो पॉकेट फ्रेंडली भी होता है, प्लस वो 100% रिजल्ट के साथ है। अच्छा। फिर आपके 2 अदर ऑप्शन है, वो है एक लेजर और एक है स्किन प्लास्टिक सर्जरी जो है। ओके। तो आपका लेजर के अंदर भी 100% कोई रिजल्ट नहीं है, आज तक कोई भी नहीं आएगा तो ये कहते कि आपका स्किन टोन इसी स्किन टोन के हिसाब से स्किन टोन मैच नहीं होता, स्किन टोन मैच नहीं करेगा, आपका एक बर्न मार्क रहेगा कि सूनर और लेटर यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि उसके टैटू जो आपका बर्न आपने करा है वो क्या था क्या नहीं था। एग्जैक्टली। फिर आपका प्लास्टिक सर्जरी होता है, प्लास्टिक सर्जरी भी इट्स टाइम कंज्यूमिंग प्लस एक्सपेंसिव होता है, और एट द एंड ऑफ द डे जब प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है तो आपके स्टिचेस के मार्क रहेंगे उसके ऊपर। अच्छा। दोनों केसेस के अंदर करवाने के बाद भी यू आर नॉट गोना सैटिस्फाई विद दिस थिंग कि आपके वो 100% खत्म हो गया है। तो सबसे बेस्ट है कवर अप। कवर अप के अंदर हम पुराने टैटू के ऊपर या स्कार्स के ऊपर, या जैसे आजकल जो वीटलीगो पैचेस होते हैं, जो वाइट पैचेस होते हैं, अच्छा। हम उसको भी कवर अप करते हैं विद द हेल्प ऑफ टैटू। तो उससे क्या होता है कि आपका जितना भी पुराना कोई भी एक कहते हैं ना बैड मेमोरीज है, वो सब खत्म हो जाती है एंड यू स्टार्ट लिविंग विद अ फ्रेश मेमोरी विद द फ्रेश थिंग्स। राइट। एज क्या मान के चलें कि टैटू कराना चाहिए, एंड आपने मैक्सिमम किस एज के पर्सन का टैटू करा हुआ? राइट एज जो होती है वो 18 के बाद स्टार्ट होती है। मेरे यहाँ पर 18 से नीचे जितने भी बच्चे आते हैं आज तक, हाँ बिल्कुल आते हैं, हर जगह आएंगे जो है। 18 से पहले जो है क्यूरियोसिटी यही होती है कि सम पेरेंट्स डोंट नो अबाउट दिस थिंग, तो उनके बच्चों को टैटू आर्टिस्ट गाइड नहीं करते हैं दैट दिस इज नॉट द राइट एज। क्योंकि उस एज के अंदर बच्चों को यही नहीं पता होता कि एग्जैक्टली उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, कि आफ्टर 5 इयर्स व्हाट दे गोना डू। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में क्या होती है, अगर मैंने सपोज करो मैंने किसी के टैटू कर दिया 18 से पहले, और वो अब प्लान करता है आफ्टर स्किन भी थोड़ी चेंज होती है। हाँ, स्किन चेंज होती है डिपेंडिंग ऑन योर स्किन जो है, वो स्किन चेंज होने का यंग होते हो मेरे ख्याल से थोड़ा एज के बाद आपकी स्किन बढ़नी है। नहीं, उसके अंदर होता है कि यूजुअली बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंशिएट जो होता है वो 18 तक ये होता है कि आपकी बॉडी जो है ग्रो करती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो हार्मोनल चेंजेस से क्या होता है कि आपकी जो है ना समटाइम्स आप एकदम से स्ट्रेच हो जाते हो, आपकी हाइट बढ़ जाती है। तो आपका टैटू अगर वहाँ पे बना हुआ वो छोटा बना हुआ, तो वो क्या करेगा कि पिक्सेलेट जैसे पड़ते हैं, हम जूम करते हैं पिक्चर को, तो एक पॉइंट के बाद आगे पिक्चर फटने लग जाती है, तो उसके क्या होगा, तो इंक अंदर से बर्स्ट हो जाती है। अच्छा। तो वो फैल जाती है अंदर ही। ओहो, अच्छा। तो इस वजह से वो रीजन फर्स्ट प्राइमरी वो ये होता है कि आपका जो एक एज बढ़ रहा है, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से अगर आप एकदम से हाइट इंक्रीज करते हो तो टैटू बर्स्ट होने के चांसेस होते हैं। तो 18 थोड़ा इसलिए सेफ, 18 इससे सेफ जोन होता है, क्योंकि 18 से 21 तक जो है ना फिर बहुत स्लाइटली आपकी हाइट इंक्रीज होगी। एक्सपोनेंशियली इतनी हाइट अनएक्सपेक्टेडली आपका हाइट इंक्रीज नहीं होता है। सेकंड आपका होता है कि जैसे अभी भी हम लोगों के यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो है टैटू इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। अच्छा। कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर टैटू है, यू आर गोइंग टू बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम दैट थिंग जो है, तो वो हम चांसेस कभी नहीं लेते। किसी भी बच्चे का हम नहीं चाहते कि फ्यूचर खराब हो। तो हम लोगों के पास अगर कोई बच्चा आता भी है, लाइक 18 के बाद भी आते हैं, मतलब सही में आते हैं, आते हैं, और 18 के बाद भी अगर कोई आता है एलिजिबिलिटी के बाद भी, तो इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू आस्क दिस थिंग कि वेदर यू हैव एनी प्लान्स फॉर गवर्नमेंट जॉब और नॉट। अगर उनका होता है कि वो कहते हैं कि हाँ हमारा गवर्नमेंट जॉब का प्लान है, तो मैं उनको सीधा एडवाइस कर देता हूँ डोंट गो फॉर टैटू, क्योंकि इस एक टैटू की वजह से आपकी लाइफ के अंदर से जो अपॉर्चुनिटी है वो हाथ से चली जा सकती है। बिल्कुल। और 18 मेरे ख्याल से आप इतने यंग होते हो कि आप डिसीजन लेना भी नहीं चाहिए आपको, एंड आपको एक रिस्पांसिबल एज हो जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यार मैं वो ये स्टेप उठा सकता हूँ, बिकॉज ये बहुत बड़ा स्टेप है जी, एंड मतलब ये लाइफ चेंजिंग थिंग। एंड इससे मुझे एक और पॉइंट रवि पूछना चाहता हूँ कि टैटू कराने से आपकी पर्सनालिटी में कई बार कुछ चेंज आता है एज अ पर्सन, या आपको कुछ चीज़ें मतलब अगर सामने हाथ में होता है तो आपको याद रहता है कि मेरी लाइफ में क्या चीज़ मैटर करती है, क्या चीज़ फर्क पड़ती है, उससे पर्सनालिटी में आपके कुछ चेंज आता है? पर्सनालिटी के अंदर चेंज ये होता है कि जैसे फ्यू ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोग बाग थोड़े से बड़े नेगेटिव होते हैं,
Okay. कि उनकी लाइफ के अंदर इतने ज्यादा जो है ना अप्स एंड डाउन आ रखे होते हैं या वो किसी चीज से परेशान होते हैं, बट एक चीज वो ऐसी करवाते हैं जिसके साथ वो अपने आप को कहते हैं ना कनेक्ट फील करते हैं, तो उससे उनकी पर्सनैलिटी के अंदर एक पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू होते हैं। अच्छा। तो उसके साथ वो क्योंकि उसके साथ कनेक्ट कर लिया, उसकी उसकी स्टोरी है, लाइक कभी एक किसी लाइफ के अंदर में एक कहते हैं ना एक बहुत डाउनफॉल आया, उसने वहां पे उस टैटू को बनाया, तो उससे जो ना उसको हमेशा मोटिवेट पॉजिटिविटी आ जाती है, एक पॉजिटिविटी रहती है कि अच्छा। यार ये मैंने एक अचीव करा था या ये मेरा एक डाउनफॉल था, उस डाउनफॉल से मैंने ओवरकम करा, उस ओवरकम करने के लिए मैंने ये टैटू करा, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, स्ट्रेंथ आ जाती है, एक स्ट्रेंथ आती है उससे, आपका एक पॉजिटिव माइंड हो जाता है, आपका एक ऑरा जो है वो एक जो है पॉजिटिव उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ओके। एंड मैक्सिमम एज के पर्सन को आपने क्या मैक्सिमम एज स्टॉप करा था? मैंने मैक्सिमम एज जो करी है वो 70 प्लस की करी है। अच्छा, वो लेडी थी या नहीं, वो जेंट थे, और यहाँ पे ऐसे ही रैंडमली वो आए थे कि पता करने के लिए कि मेरे को टैटू करवाना है, एंड ही वाज सो क्यूट पहला कि उन्होंने अपनी वाइफ के इनिशियल्स करवाए थे। ओह वाओ, दैट्स सो स्वीट। एज ऑफ 70। वाओ, दैट इज रियली रिमार्केबल। कूल। तो रवि भाई, रिकॉर्ड मेरे को बताओ कि जैसे लोगों को टैटू कराना होता है तो प्रोसेस क्या होता है? मतलब आप उनसे, जैसे आपने जान लिया कि उनके माइंड में क्या है, आपने वो डिजाइन उनसे ले लिया, तो फिर उसके बाद क्या होता है? मतलब उसके बाद आप कैसे उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करके टैटू से होता है? पहला प्रोसेस तो वही है कि आपका डिजाइनिंग, ठीक है, तो सबसे इम्प्लीमेंटेशन तो आपका डिजाइनिंग के होता है। तो मेरा मेन रोल यहाँ पर स्टूडियो के अंदर हम 2 लोग हैं, एक मैं हूँ, एक मेरा फ्रेंड है जो मेरे साथ जो है ना पार्टनरशिप में है। तो हम दोनों का रोल यहाँ पे ये रहता है कि मैं यहाँ पे आपका काउंसलिंग प्लस डिजाइनिंग करता हूँ। अच्छा। सो दैट कि हम एक परफेक्ट डिजाइन के ऊपर आए, और उसको हम जब फाइनलाइज कर देते हैं तब वहाँ से स्टार्ट होता है मेरे दूसरे फ्रेंड का काम जो है। ही इज अ मेन आर्टिस्ट ओवर हियर and he's having experience of 6 years. Okay. ठीक है, and he participated in few of our tattoo conventions. अच्छा। तो he's having a very good experience. तो मेरे प्रोफाइल के ऊपर मैक्सिमम वर्क उन्हीं का ही है। तो वो मैं उनको ज़्यादा प्रमोट करता हूँ उस चीज़ के लिए। He's a very good artist. तो फिर उसके बाद उनका काम स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा जो है डिजाइन फाइनलाइज हुआ तो हमारे पे स्टेंसिल होता है, देन वी हैव टू डिसाइड कि हमें इसको कलर करना है या ब्लैक एंड ग्रे में करना है। दैट डिपेंड्स ऑन योर स्किन कि हमारे पास स्किन टेक्सचर जो है वो कैसा है, या हमारा जो दूसरी लेवल है कि हमारा कैनवस कैसा है। अगर हमारे पास थोड़ा डार्क स्किन है तो हम उसके ऊपर ब्लैक एंड ग्रे करेंगे, हमारे पास थोड़ा फेयर स्किन है तो हम उसके अंदर सजेस्ट करते हैं यू कैन गो फॉर कलर्स आल्सो, क्योंकि हर बॉडी टू बॉडी जो है आपका डिपेंड करता है कि कैसा कलर जाएगा, कैसा उसके ऊपर वर्कआउट है। तो ये साइड जो है सेकंड स्टेज के ऊपर होता है। सेकंड स्टेज जो होती है वो मिस्टर वीरेन है। ओके, अभी हम उनको भी दिखाएंगे। बिल्कुल ठीक। उसके बाद अब मेरे को रवि भाई ये बताओ कि विच बॉडी पार्ट हर्ट्स द मोस्ट? मतलब टैटू में क्या क्या आप रिकमेंड नहीं करते हो कि यहाँ पे मत कराओ? सबसे पहले जो है ना, जो सबसे कहते हैं ना लोग आते हैं मेरे पास आते हैं नकल टैटूज के लिए। ओके। आपके नकल टैटूज और फिंगर टैटूज, ये 2 ऐसी जगह है जहाँ पे आपका टैटू स्टे नहीं करता है। अच्छा, वो स्टे नहीं करता? स्टे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक आपको पानी से बचाना होता है, वो आप कभी नहीं बचा सकते। दूसरा आपको सनलाइट से बचाना होता है फॉर इनिशियली 15 डेज, वो आप नहीं बचा सकते। तो ये एक ऐसा एरिया है कलाई से नीचे जिसके अंदर हम सबसे ज्यादा अवॉइड करने के लिए कहते हैं हर किसी को जो मेरे पास आता भी है टैटू बनवाने के लिए, तो उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देते हो कि हम यहाँ पे टैटू नहीं रिकमेंड नहीं करते। मतलब रिकमेंड नहीं करते यहाँ पे। कई लोग गले पे भी कराते हैं, सब करते हैं। अंडरटेकर ने कराया सही है, वो सब सही है। क्योंकि आपको होता है कि यहाँ पे आपके फ्लैश है, आपका जो हमें जितनी नंबर ऑफ लेयर्स हमें चाहिए होती है टैटू के लिए, वहाँ पे वो सफिशिएंट लेयर्स होती है। बट यहाँ पे हमारी जो लेयर्स होती है वो उतनी जितनी चाहिए हमको वो सफिशिएंट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी बोन फील कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास मांस है, आप एकदम से बोन नहीं पकड़ सकते। आपके हाथ में जितना भी आएगा आपके पास फ्लैश ही आएगा, बट यहाँ पर आपके बोन ज्यादा है। तो आप यहाँ पे बोन्स में दर्द ज्यादा होता है मेरे ख्याल से। बोन्स में दर्द ज्यादा होता है क्योंकि जहाँ पे आपकी लेयर कम हो जाती है, स्किन की 7 लेयर्स होती है, अब यहाँ पर आके आपकी सिर्फ 2 ही लेयर होंगी, तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी मोर पेनफुल। रवि, सबसे ज्यादा लोग क्या टैटू करवाते हैं? मतलब मोस्ट व्हिच इज द मोस्ट कॉमन टैटू जो लोग करवाते हैं? मॉम डैड से रिलेटेड। अच्छा, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो आपके यहाँ पे हमारे यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है टैटूज का वो अभी भी क्लियर नहीं है। जो मैंने आपको शुरू में भी बताया, तो लोगों के पास कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो सबसे पहले ट्राई करते हैं सो दैट कि उनको पता लगे कि कितना पेनफुल है, कैसे उसकी केयर करनी है, क्यूरियोसिटी होती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन होते हैं आपके मॉम डैड से रिलेटेड टैटू, दैट यू आर डेडिकेटिंग योर मॉम डैड टैटू। फिर सेकंड जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट इरिटेटिंग टैटूज होते हैं वो है नेम टैटू। अच्छा। अपना ही नाम टैटू करवाने के लिए आते हैं। एग्जैक्टली, अपना नाम। तो मेरा भी यही सेम एक्सप्रेशन होते हैं और मेरा सेम यही क्वेश्चन होता है, ब्रो आर यू सीरियस?
कि आप गजनी तो नहीं हो कि आपको नाम भूल जाते हो तो आपको बाद में सुबह उठ के आसानी हो जाती है याद करने में। ये तो बहुत सिली है यार। इट इज एज सिली एज कि मतलब अपने जब इनिशियली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला फेज होता है, आप तो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम टैटू करा लो, बॉयफ्रेंड का नाम टैटू कराओ, बिकॉज यू डोंट नो यू आर गोइंग टू मैरी दैट पर्सन और नॉट। It is like आप उसको डेडिकेट कर रहे हो, you are just giving a name to your relationship, है ना। आप एक रिलेशनशिप में हो तो आप एक रिलेशनशिप का चार्म ले रहे हो, that's why you are dedicating that tattoo to each another। पर मतलब लोग कॉमन मतलब टैटू क्या करते हैं लोग, जैसे मैंने लड़कियों को देखा है कि बटरफ्लाई करती हैं, हार्ट करती हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट तब होते हैं मैक्सिमम जब उनके पास नॉलेज नहीं होती। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि एक चीज होती है कि उनको सिर्फ ट्राई करना होता है। अच्छा, हाउ मच पेनफुल इट्स गोइंग टू बी, तो लोग मतलब क्यूरियोसिटी में टैटू करवा लेते हैं। ठीक है, अच्छा। और आधे से ज्यादा जो है ना मतलब नहीं होता है, फिर आफ्टर कहते हैं ना सूनर और लेटर आफ्टर 2-3 इयर्स दे रिग्रेट ऑन दोस डिसीजन, और फिर उसके बाद वो कवर अप के लिए होते हैं। तो गाइस अगर आपको कवर अप कराना है तो ही इज द मैन। वी आर स्पेशलाइज इन दैट थिंग। एग्जैक्टली, तो मतलब ये कवर अप में आपको पहले भी हमारी बात हो रही थी कि आपको मजा ज्यादा आता है बिकॉज़ इट इज मोर चैलेंजिंग। एग्जैक्टली, कवर अप के अंदर आपका मेन कांसेप्ट ये होता है कि अगर आपका पुराना टैटू आपके नए टैटू के ऊपर से दिख रहा है दैट इज नॉट अ कवर। अच्छा, मतलब आपका पागल बना दिया गया है। ओके, और वो आपका जब पागल आपको तब समझ में आता है जब वो 1-2 महीने के बाद अपने रंग दिखाना शुरू करता है। ओके ओके, तो कवर अप जो होता है आपका यूजुअली जो है ना इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग स्टफ। ठीक है, और प्लस सबसे ज्यादा जो है ना आपका हम लोगों के उसमें मेहनत का काम होता है कि हमारी रिस्पांसिबिलिटी ये होती है कि हमें पुराना वाला टैटू बिल्कुल भी इस तरीके से छुपाना है कि वो कभी जिंदगी में आज नहीं कल नहीं अगले 10 साल 20 साल बाद भी वो टैटू जो है ना पीप आउट नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम आपको एक बार एक सेटिंग में कई बार नहीं हो पाता, तो मतलब एक सेटिंग में आपने कितने घंटे आपने मैक्सिमम टैटू करा? मैक्सिमम मैंने जो हम लोगों ने यहाँ पे करा है वो 16 आवर की सेटिंग करी थी। माय गॉड, एंड देयर आल्सो ऑन अ गर्ल। ओह माय गॉड, शी इज हैविंग अ बैड टैटू ऑन हर बाइसेप, तो हमने अच्छा। उसको कवर करने के लिए स्टार्ट करा था। तो फिर हमने इवनिंग 5 o'clock से स्टार्ट करा था और नेक्स्ट मॉर्निंग 7 o'clock हमने उसको छोड़ा। माय गॉड, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था यार। एग्जैक्टली, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग। कोई बात नहीं, इसलिए हम बोलते हैं कि जो भी आप करवा रहे हो सोच समझ के करवाएं, ताकि आपको कवर अप में इतना पैसा ना खर्च करना पड़े। रवि भाई, मेरा एक अगला क्वेश्चन एक और है व्हिच इज समथिंग थोड़ा कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग मैं आजकल देखता हूँ कि शिव जी का टैटू बहुत ज्यादा कराते हैं। एंड मतलब हर कोई एवरी सेकंड थर्ड पर्सन शिव जी का टैटू करा रहा था। मुझे पता भी नहीं था हमारी कंट्री में लोग शिव जी के इतने बड़े भक्त भी हैं। तो व्हाई डू यू थिंक कोई फैड है या कोई फैशन है या क्या कारण है? मैं उसको कभी फैशन टर्म में नहीं कहूंगा, क्योंकि बिलीव मी आप टैटू जो करवाते हो वो फैशन स्टेटमेंट के लिए नहीं है। अच्छा। आपका टैटू के पीछे ना कोई मोटिव होता है। अब जैसे आपने बात करी शिव के टैटू की, हाँ। तो शिवा का टैटू जो है ना मोस्ट ऑथेंटिक टैटूज के अंदर होता है हमारे, जिसके अच्छा। अंदर हमें करने में भी मजा आता है क्योंकि उसके पीछे की एक स्टोरी होती है। क्योंकि आप जो है ना किसी चीज के लिए जैसे कहते हैं ना एक डेडिकेशन जो होती है आपकी, वो डेडिकेशन आप वहीं से ही उसी तो मतलब एक शिव जी का ही इतना क्यों करते हैं? मतलब ऐसा मैं जानना चाहता हूँ कि स्टोरी क्या होती है। मतलब यार शिवा जो होते हैं ना उनको भोलेनाथ बोला जाता है। हाँ। वो आपने सुना होगा, हाँ। भोलेनाथ, नीलकंठ और महाकाल। महादेव। तो आपका जो शिवा का जो कॉन्सेप्ट है, शिवा का कॉन्सेप्ट है क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर। ठीक है, आपका क्रिएटर डिस्ट्रॉयर और आपका जो लाइफ गिविंग होती है, ये 3 कॉन्सेप्ट पे चलते थे। तो शिवा के जो ना बहुत रूप हैं। हाँ। आपका एक काम से लेकर एक आपका एग्रेसिव मोड तक के अंदर है। तो काम मोड जो होती है ज्यादातर लोग काम मोड में करते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को जो है आपको पीस ढूंढ रहे होते हैं। जो लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है उनके लिए तो गुस्सा ज्यादा होता है, प्लस उनके लाइफ के अंदर जो है ना कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे वो अपने आप को बहुत अनपीसफुल कंडीशंस में देखते हैं। तो वो कहीं ना कहीं उसके साथ रिलेट करते हैं। अच्छा। तो मैक्सिमम टाइम जो हमारे पास शिवा के टैटू होते हैं वो पीसफुल वाले होते हैं। अच्छा। कि उन्हें जो है ना पीस ढूंढ रहे हैं एंड दे समवेयर समहाउ कनेक्ट विद शिवा। तो इस वजह से वो शिवा टैटूज के लिए ज्यादा जाते हैं। कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है रवि भाई जहाँ पे आपने टैटू करा जो आपको लगा कि बहुत वियर्ड है और नॉर्मली लोग नहीं कराते या बहुत डेयरिंग है? देखो होता क्या यूजुअली अब हम जब इस पॉइंट पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो हमारे लिए कुछ भी वियर्ड नहीं है। ठीक बात, that's totally जो है ना their decision where they want to be done। ठीक है, कुछ कहते हैं ना उनको हम एडल्ट टैटूज के अंदर काउंट इन करते हैं। अच्छा, अगर मैं उसको ये कहूँ कि हम प्राइवेट टैटूज और एडल्ट टैटूज की कैटेगराइजेशन के अंदर करते हैं, those are which is कहते हैं ना ऐसे समझो कि which is specifically in a personal for them। Okay। That's not meant for anyone else। हाँ। तो वो टैटूज जो होते हैं पर्सनल टैटूज के अंदर हो जाते हैं, वो प्राइवेट टैटूज कहलाते हैं क्योंकि वो बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर बने होते हैं।
जैसे आपका अंडर बूब हो गया, या आपका पेल्विक एरिया होता है उसके ऊपर हो गया, ठीक है। तो आपका ये स्टर्नम टैटू होते हैं, तो ये सारे टैटूज जो होते हैं वो लोग बाग तब करवाते हैं जो बहुत ज्यादा पर्सनली उसके ऊपर लेवल के ऊपर होते हैं, दे डोंट वांट टू शो व्हाट एनीवन बट दे हैव कहते हैं ना एक आपका उनका शौक है उस चीज को करने का, ठीक है, तो इसलिए वो करवाते हैं। तो देयर इज नथिंग वियर्ड अबाउट इट, इस कहते हैं ना उनके लिए वो शौक पूरा करना है उनको, उनका मतलब उनकी लाइफ के लिए कुछ है, हमारे लिए वो काम। तो आप वो भी करते हैं प्राइवेट? ओके ओके। तो हम लोग स्पेशलाइज इस चीज के लिए रहते हैं कि हम लोगों के पास एक सेपरेट स्पेस है कि जहाँ पे टैटू हो रहा होता है, तो दे आर नॉट बीइंग बॉदर्ड बाय एनीवन। और जब हमारे पास ऐसा कोई टैटू का अपॉइंटमेंट होता है तो उस दिन हम आगे के फर्दर अपॉइंटमेंट्स नहीं लेते हैं। सो दैट कि हमें भी नहीं पता कि टाइम कंज्यूमिंग है और प्राइवेसी बहुत मैटर करती है, तो इस वजह से हम क्लाइंट को कंफर्टेबल फील करना चाहिए कि मैं आई एम इन गुड हैंड्स एंड ये मेरा ख्याल रखेंगे एंड दे आर नॉट बीइंग वॉच्ड। तो ये चीज इसलिए होता है कि उनके लिए वो उनका पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव है कि उन्हें कहाँ बनवाना है क्या नहीं है, जो हम लोग सिर्फ गाइड कर सकते हैं, हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं, हम उनको जो है ना एनफोर्स नहीं कर सकते इस चीज के लिए कि आपको यहाँ करवाना चाहिए या वहाँ करवाना चाहिए। हम आप मेरे पास आए हैं, आप मेरे से पूछोगे यार मेरे को कहाँ करवाना चाहिए, तो आई कैन गाइड यू, क्योंकि वो आपके ऊपर आपका ही रहेगा वो। तो रवि भाई लाइक टैटू के लिए कोई स्किन टाइप का भी ऐसा कुछ होता है पर्टिकुलरली? उनके मैंने सुना है कई लोग टैटू करवाते हैं, कई बार लोग फेंट भी हो जाते हैं, कई बार लोगों की स्किन रिएक्ट नहीं करती है और बहुत दिक्कत आती है उनको। एक छोटा टैटू के लिए भी 2 या 3 सेटिंग लग जाती है, उसके बारे में थोड़ा आप बताओ। देखो अब मैं इसके अंदर क्लियर करता हूँ, स्किन टाइप आपका काम करके पता चलती है, स्किन टाइप कभी भी आपको देख के नहीं पता चलेगी, क्योंकि होता है कि यूजुअली आपकी स्किन कैसी है वो जब हम नीडल चलाते हैं उसी से पता लगता है, ठीक है। ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है, वो ड्राई स्किन होगी तो हमेशा नीडल जो है ना हमारी थोड़ी सी अड़ के चलेगी, मतलब जैसे कहते हैं ना दूसरी लैंग्वेज के अंदर की बहुत अटक के चलती है। अच्छा ऑयली स्किन होगी तो वो स्मूथ होती है, उसके ऊपर एक फ्लो के अंदर आपका नीडल चलता रहेगा, एक चीज हो गया। दूसरा आपका है कि क्वेश्चन की एक टैटू के ऊपर कई बार 2 या 3 सेटिंग लगती है, 2 या 3 सेटिंग आपकी 2 कंडीशन में लगती है। वो एक ये कि आपको जो है टैटू कलर कोई स्पेसिफिक कलर जो है सूट नहीं कर रहा है, तो बॉडी की एक टेंडेंसी होती है जो बॉडी को पसंद नहीं आ रही है चीज, तो वो आपको फ्लश आउट कर देती है। तो बॉडी के नहीं, बॉडी का ना 2 तरीके से आपका रिएक्ट करने का तरीका होता है। एक होता है कि आपको जो ना एलर्जी कर देगी, तो वो आपका विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर एलर्जी आपके हो जाएगी, कोई भी स्किन एलर्जी होगी रिगार्डिंग। फिर क्या करना होता है उसमें? तो उसके अंदर फिर होती है कि आपको मेडिकेशन स्टार्ट करनी होती है। अच्छा ठीक है, तो वो आपका जो एक तो होता है कि आपका डॉक्टर आपको कंसल्ट करना होता है कि डॉक्टर आपके जो फैमिली डॉक्टर्स होते हैं उनसे कंसल्ट करो, दे गोना गिव यू फ्यू मेडिसिंस जो एंटी एलर्जी हो जाता है। एंटी एलर्जी होएगी आपकी, एक उसके अंदर एक आपका जो है एंटीबायोटिक होएगी और एक आपकी पेंटासिड होएगी, सो दैट कि जो भी आप मेडिसिन खा रहे हो उसकी वजह से जो भी गैस पास ऑन हो रहा है वो आराम से आपको एसिडिटी ना हो। ठीक है, तो ये एक होता है कि जो आपका टैटू आर्टिस्ट है उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था, उसको एग्जैक्टली पता नहीं है कि उसको कौन सी लेयर पे काम करना है और कितनी बार काम करना है। तो इस वजह से भी वो टैटू जो है 2 या 3 सेटिंग लेता है। अदरवाइज टैटू कभी भी जो है ना एक सेटिंग से ज्यादा नहीं लेता है। फिर थर्ड जो मेजर जो है कि वेयर टू स्टॉप, स्किन एक पॉइंट तक ही आपके साथ पेन बेयर कर सकती है, उसके बाद एक पॉइंट के बाद आके स्किन भी जो है ना गिव अप कर देती है। तो क्या होता है उसमें? तो उसके अंदर होता ये है कि स्किन जो है ना कलर एक्सेप्ट नहीं करती है। अच्छा, वो ब्लैक कुछ भी कोई कलर एक्सेप्ट नहीं करेगी, आप कलर कर रहे हो बट वो कलर एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। और दूसरा जो है ना आपका इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि आपकी स्किन वहां से बहुत ज्यादा जो है ना गर्म हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग तो आती है, स्वेलिंग तो मोस्ट कॉमन है, क्योंकि आपका टैटू जब हो रहा है तो आपकी स्किन जो है हैबिचुअल नहीं होती है टैटूज की, तो एक तरीके से हम उसके ऊपर एक चोट की तरह काम कर रहे हैं। वो आपकी चोट है, तो चोट जैसे रिएक्ट करती है स्किन के लिए, तो वैसे ही वो नॉर्मल हर किसी के साथ वो हर किसी के साथ होता है। तो आपका लेके चलिए तो 12 to 48 आवर्स लगते हैं आपका एक नॉर्मली स्वेल को खत्म होने में। तो वो नॉर्मल है। थोड़ा सा बताओ कि व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ दिस प्रोफेशन? मतलब ये बढ़ेगा विद टाइम? मतलब कोविड को हम अभी हटा देते हैं, अदरवाइज उसके बाद इट्स अ बूमिंग थिंग। ठीक है, होता है कि यूजुअली आज की डेट में हर किसी को टैटू का हो गया, टैटू का इतना ट्रेंड हो चुका है जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे भी कराना है, बिकॉज़ मोस्ट वेलकम है यार, कभी भी आओ। बिल्कुल। तो उसके अंदर होता है कि यूजुअली वो एक तरीके से ना पीपल आर गेटिंग क्रेजी फॉर दीस थिंग्स जो है। आपका होता है कि हमारी लैंग्वेज के अंदर वैसे बॉडी मॉडिफिकेशंस के उसमें टर्म्स लेते हैं कि आपकी जो बॉडी आती है, भगवान ने जो आपको कैनवस दिया है वो आपको एक प्लेन कैनवस दिया है। नाउ आप उसको और कैसे ब्यूटीफाई कर सकते हो।
ठीक है, या उसको और अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हो। तो ये एक तरीका है टू एक्सप्रेस देमसेल्फ कि हम अपनी बॉडी को हम ऐसे ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा। तो कुछ लोग होते हैं उसके अंदर जो है आप कहते हैं ना स्कारिफिकेशन होती है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर टैटू इंडस्ट्री आल्सो, देयर आर फ्यू थिंग्स इज स्कारिफिकेशन। अच्छा। टैटू के अंदर स्कार्स बनाते हुए चलते हैं, उसको पील अच्छा। करते हैं स्किन को। अच्छा। तो मोस्ट पेनफुल भी है वो, तो उसको स्कैरिफिकेशन कहते हैं। फिर नॉर्मल टैटूइंग हो गई। फिर कुछ लोग होते हैं जिन्हें पियर्सिंग का बड़ा शौक होता है, तो वो पियर्सिंग से अपने बॉडी को मॉडिफाई करते हैं। हाँ। कुछ को लोगों को और ज़्यादा मॉडिफिकेशन होती है, तो स्टार्ट चॉपिंग देयर ईयर्स और स्प्लिट देयर टंग इनटू टू लाइक अ स्नेक। ओके। ठीक है, तो वो सारी एक बॉडी मॉडिफिकेशन है कि आपके पास ब्लैंक कैनवस है और आप आर्टिस्ट हो और आप उसको जैसे मर्जी आप बनाना चाहो, इट्स टोटली इन योर हैंड। इसमें प्लास्टिक सर्जरी भी आप कह सकते हैं। तो अब इसके अंदर अब ये ले लो कि जो एक पुराना एक वो था, हम लोग जैसे आप बात कर रहे थे हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी, तो उसके अंदर बहुत दिक्कतें हुई थी। बट अब चीज़ क्या हो रही है, धीरे धीरे जैसे अब मेरे साथ जुड़ते हैं, मेरी ही कम्युनिटी के लोग आके मेरे से बात करते हैं, तो उनका एक हॉराइजन खुल रहा है, उनका एक जो थॉट प्रोसेस है वो एक सुधर रहा है कि दे केम टू अंडरस्टैंड कि हाँ अब ये चीज़ें आ रही है, इन ट्रेंड है, तो अब धीरे धीरे उसका बूम होएगा। तो कम्युनिटी में आपके वैसे एज अ टैटू आर्टिस्ट की कम्युनिटी में यूनिटी है या लोग एक दूसरे को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं? देखो कम्युनिटी की जो है ना, हर किसी की कम्युनिटी के अंदर जो है ना यूनिटी किसी के अंदर नहीं है। एज आर्टिस्ट मुझे भी ऐसा लगता है। आर्टिस्ट मैं कहता हूं किसी के अंदर एंड सबसे बड़ी मेरे ख्याल से कमी ही मुझे लगती है इंडस्ट्री में, क्योंकि हम एक फोटोग्राफर दूसरे फोटोग्राफर को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं अपने आप को उठाने के लिए। एग्जैक्टली, वो क्योंकि हमने वो चीज सीखी है, हमें बचपन से वो चीज सिखाई जाती है कि भाई अगर आप नहीं अच्छे नंबर लेकर आओगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो वो एक चैलेंज जो है हम लोगों को हेल्दी चैलेंजिंग उसके वे में नहीं सिखाया गया। हमें हमेशा उसको जो है ना दूसरे को कैसे गिरा के आगे बढ़ना सिखाया गया, जो एक गलत कहते हैं ना एक प्रोसेस है आपका एजुकेशन का। वो एक हमारे फ्रॉम ग्राउंड जीरो से स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोगों को उसको सुधारना है, तो उसको सुधारने के लिए तरीका वो हम लोगों के हाथ में ही है। तो हमें ही करना पड़ेगा कि ये यदि इतने में कर रहा है या ये उतने में कर रहा है, तो मैं उनको सिंपल से कहता हूँ यार वो ठीक है उतने में कर रहा है, भाई देयर आर सम सर्कमस्टेंसेस जो वो उतने में कर रहा है, तो देयर इज समथिंग। बट मेरे यहाँ पे मैं अपनी चीजों की गारंटी ले सकता हूँ, दूसरा बंदा गारंटी नहीं लेगा। ठीक है, मैं अपने मेरे हर एक की ना अपनी कॉस्ट होती है। अगर मैं किसी 10,000 चार्ज कर रहा हूँ, कोई 5,000 में कर रहा है, तो वो क्योंकि शायद उसके एक्सपेंसेस उतने नहीं होंगे, मेरे एक्सपेंसेस हैं। मैं आप जैसे यहाँ पे बहुत अच्छी जगह शालीमार बाग में आपका स्टूडियो है, आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो एक स्टूडियो कहीं जहाँ पे बहुत कम रेंट है या तो उसके एक्सपेंडिचर्स हो सकते बहुत फर्क हो। तो आपको अपने हिसाब से देखना, और हर एक अपना आर्ट अपना स्किल्स है, और आर्ट की मेरे ख्याल से कोई कीमत नहीं लगा सकते, क्योंकि आपका एक नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है। अगर हम अपनी इंडस्ट्री की बात करूं, देयर आर जो है अब एन नंबर ऑफ आर्टिस्ट इन माय इंडस्ट्री। ठीक है, तो कुछ आर्टिस्ट जो होते हैं फॉर द मनी सेक, ठीक है, जो बैठे हुए हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो सस्ते में भी टैटू करेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्वांटिटी के ऊपर खेल रहे हैं, वो क्वालिटी के ऊपर वॉल्यूम पे ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं, वो क्वालिटी के ऊपर एम्फसाइज नहीं कर रहे हैं। अब हमारे जैसे जो थोड़े बहुत आर्टिस्ट हैं जो क्वालिटी के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो दिन में 1 टैटू कर रहे हैं, दिन में 2 टैटू कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्वालिटी से ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि जब आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो आप ऑब्वियसली आपको एडवर्टाइजिंग होती है वो आपकी पर्सनल लेवल पे जाती है और आपको रिकमेंडेशन ज्यादा मिलती है। बट जब आप क्वालिटी के ऊपर ध्यान हटा के क्वांटिटी के ऊपर आ जाते हो, तो आप सिर्फ पैसा ही कमा सकते हो, आप नाम नहीं कमा सकते। तो आपको नाम बनाना जरूरी होता है, पैसा के लिए क्वालिटी चाहिए। एग्जैक्टली, अब जब क्वालिटी आ जाएगी तो नाम भी आएगा और पैसा भी आएगा, अपने आप ही आएगा। तो रवि भाई मेरे को बताओ कि मतलब ऑन व्हाट बेसिस डू यू चार्ज प्राइस फॉर द टैटू, मतलब क्या? देयर आर टू थिंग्स कि आपका एक होता है कि मैं आपको लमसम प्राइस दे दूं। अच्छा, ठीक है, कि जितनी मेरी उसमें काम का मेहनत है मैंने आपको उतने हिसाब से बता दिया। या दूसरा एक बड़ी तरीका होता है वो है आपका इंचेस के ऊपर चार्जेस होते हैं। अच्छा। तो हमारा इंडिया के अंदर जो है वो ज्यादातर जो चलता है वो इंचेस के ऊपर चलता है। लोगों को अभी तक इंचेस का ही पता है, तो दे फॉलो दैट सेम ट्रेडिशन कि हमें इंचेस का रेट बता, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिजाइन। ओके रवि भाई, अगर किसी को टैटू आर्टिस्ट बनना हो तो क्या कैसे सीख सकता है? वो कोई कोर्स ज्वाइन करना होता है? देखो कोर्स तो इसका है, कोर्स इसके अंदर क्या है कि आपका अगर ड्राइंग अच्छी है तो ये आपके लिए क्रेडिट फीचर है। अच्छा। आपका ड्राइंग है, यू हैव द नॉलेज ऑफ स्केचिंग। मैं तो भाई स्केल से भी सीधी लाइन नहीं खींच सकता। तो आप नहीं खींच सकते, तो उसके लिए फिर हम लोगों को उसके अंदर उसको ट्रेनिंग दी जाती है उसका। अच्छा। यही यहीं पे आकर जो है ना आपका टैटू ट्रेनिंग का मेन रोल स्टार्ट होता है। मैं एक थोड़ा फनी क्वेश्चन है, जो लोग मेहंदी डिजाइन करते हैं तो वो
टैटू आर्टिस्ट भी बन सकते हैं क्योंकि उनको डिजाइन तो अच्छा है। बन सकते हैं, बट चीज क्या होती है कि वो जो ना बहुत छोटी एज से ही मेहंदी के उसके अंदर आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप रोड साइड जाते हैं मेहंदी वाले बैठे तो उनके पास छोटे छोटे बच्चे भी बैठे होते हैं, तो उनको ट्रेनिंग उस लेवल की दी जाती है, तो उनको जो पकड़ने की आदत होती है वो इस तरीके से होती है। जिस तरीके से वो कीप पकड़ी जाती है उसकी, अच्छा, तो उसको इस तरीके से लाने में, इस तरीके में आने में, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ऑल्दो उनको नॉलेज होती है इस चीज की लाइन कैसे चलनी है, बट ऑब्वियसली उनके पास नॉलेज है ऐसे खींचने की। जी। जब उनके पास इस तरीके की नॉलेज आती है तो वो टाइम कंज्यूमिंग है, उनको बहुत चैलेंजेस आते हैं उसके अंदर, वो टेम्परेरी और परमानेंट के अंदर वो फर्क तो आएगा ही आएगा। जो है वहां पे आप रब करके मिटा दोगे, अगर एक लाइन टेढ़ी मिल जाती है तो कपड़े से हट जाएगी, यहाँ पर अनडू का ऑप्शन नहीं है। अरे भाई आपको भी ऐसा, मतलब मैंने बड़ा सुना है लोगों के बारे में कि कभी कोई टैटू एक पे नहीं रुकता, वो एक के बाद दूसरा टैटू पे जाता ही है, मतलब ये कुछ सही में है ऐसा होता है? बिल्कुल सही है ये बात, क्योंकि होता है कि यूजुअली जब हम फर्स्ट टैटू करवाने आते हैं ना तो हमारे माइंड में ना एन नंबर ऑफ थॉट्स होते हैं, यार कैसा टैटू बनेगा, उसकी केयर कैसे करनी है, वो हमारे लिए अच्छा लगेगा हम पे या नहीं लगेगा, तो देयर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस रनिंग अराउंड इन दैट टाइम। बट द मोमेंट व्हेन दे सिट अराउंड और जब उनका पहली लाइन से काम होना स्टार्ट करता है तो उनको ये समझ में आता है अरे इतना दर्द नहीं है ये, ये तो बहुत आसानी से मैं बनवा सकता हूँ, तो दे स्टार्ट प्लानिंग फॉर द सेकंड टैटू द मोमेंट दे आर कंप्लीटिंग देयर फर्स्ट टैटू। तो जैसे जैसे आपको फर्स्ट टैटू कंप्लीट होना शुरू होता है तो वो सेकंड की तरफ रन अराउंड करना शुरू कर देते हैं, अब मुझे नेक्स्ट क्या करवाना है। तो ये फैक्ट है कि जब बंदा एक टैटू करवाने आता है तो उसके बाद उसका सेकंड थॉट स्टार्ट हो जाता है फॉर सेकंड टैटू। So रवि भाई आप ये बताओ कि if somebody wants to follow your page, Instagram page, तो वो कहाँ पे फॉलो कर सकता है और आपका काम कहाँ पर दिख सकता है? आप लोग मुझे सब जगह फॉलो कर सकते हैं, हम Facebook, Instagram, YouTube, Google इन सब के ऊपर है with the name of Troville Tattoos. I'm gonna spell you out the things और I'm gonna provide links to Mr. Prateek. He gonna share those things. आप वहाँ पे जाके आराम से चेकआउट कर सकते हैं, और आप लोग सबको लिए जो भी आप टैटू के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल डू योर होमवर्क, गो अहेड विद ऑल द लिंक्स जो भी आपके साथ मेंशन करी जाएगी या जो भी आपको दी जाएगी, तो उसके अंदर आपका गूगल का रहेगा, तो आप वहां पे जाके रिव्यूज चेक करें कि लोग बाग क्या कह रहे हैं हमारे बारे में, फिर आप उसके ऊपर काम चेक करें कि व्हाट क्वालिटी ऑफ वर्क वी आर गिविंग यू, तो उसके हिसाब से आपके लिए इजी हो जाता है टू डिसाइड कि whether you are going on a right place or not. Exactly. ठीक है, क्योंकि जब तक आप ये सब चीजें होमवर्क नहीं करोगे, it's irrelevant to step into a tattoo studio. तो it's not about me anywhere. आप कहीं पे भी जाते हो, go through with the reviews, go through with the work, quality of work, what people are saying about them, then only step into the studio. Right. Thank you रवि भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, and hopefully next time मैं भी आपके पास मिलूंगा on the other table. Perfect. Most welcome.